हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आज के ऑनलाइन सेशन में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम CSIR का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ADH या वैसोप्रेसिन। ADH या वैसोप्रेसिन एक हार्मोन्स है जो दो रूपों में पाया जाता है, या तो ADH के रूप में, क्योंकि ये इनकी फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, इनके काम के ऊपर इनको डिफरेंट फॉर्म या नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन्स बेसिकली कहाँ से बनता है ये देखिए, पहले समझते हैं। ये जो ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन्स है यह पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ये पोस्टीरियर लोब से बनता है। पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी से यह हार्मोन्स बनता है जिसका नाम है ADH या वैसोप्रेसिन, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है इसका सिंथेसिस नहीं होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोरेज होता है। इसका सिंथेसिस जो है ADH का वह सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से होता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहाँ पाई जाती है? यह न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के रीजन में पाया जाता है। यह न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस के रीजन में प्रेजेंट होता है। और यह सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है ADH या वैसोप्रेसिन है। और इस हार्मोन्स को बना करके अंडर स्टिमुलेशन ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड एंजियोटेंसिन, इसको भी समझते हैं क्यों कब ये स्टिमुलेट करेगा, ये कंडीशन को समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि मतलब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहाँ से पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में है। और ये हाइपोथैलेमस में इस हार्मोन्स को सिंथेसाइज करके अपनी लॉन्ग जो है एक्सॉन ट्रैक के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ पे? जो है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी में इसका मतलब इसका स्टोरेज होता है। ADH हार्मोन्स का सिंथेसिस पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी से नहीं होता है, यहाँ पे केवल इसका स्टोरेज होता है। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस की सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर होता है। यह हार्मोन्स क्या करता है हमारी बॉडी में, उसको समझते हैं। हमारी बॉडी इसके लिए क्या कंडीशन है, यह हार्मोन्स कब सिंथेसाइज होगा, कब सिक्रीट होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, मतलब इसके लिए स्टिमुलस कौन से होते हैं, कौन से जो है स्टिमुलस हैं, कौन इसको स्टिमुलेट करेगा इस हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर हमारी बॉडी में जो है हाइपोटोनिक कंडीशन है, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड में वाटर का अमाउंट कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, हाइपोटोनिक कंडीशन को कहते हैं लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड वॉल्यूम का कंडीशन कहते हैं, तो यह हार्मोन्स जो है सिक्रेट होगा। मतलब इसके लिए स्टिमुलस जो है इसको स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। और स्टिमुलस इसके हैं आस्मो के, मतलब हाइपोथैलेमस पे जो इनके स्टिमुलस होते हैं उनके लिए रिसेप्टर पाया जाता है। जैसे लो ब्लड वॉल्यूम के लिए रिसेप्टर है, उसका नाम है आस्मो रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर दैट इज रिलेटेड विद द वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड इक्विलिब्रियम के लिए उसको हम लोग कहते हैं आस्मो रिसेप्टर। जिसके लिए जो ये आस्मो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस पे पाए जाते हैं, जो हार्मोन्स इसको स्टिमुलेट कर देता है। और इसके स्टिमुलेशन से क्या होता है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ADH को बनाना प्रारंभ कर देती है और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कर देती है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी में। दूसरा है इसका एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन के बारे में अगर शॉर्ट रिवीजन, थोड़ा सा क्विक रिवीजन समझें तो एंजियोटेंसिन एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिससे लो ब्लड वॉल्यूम की स्थिति में भी यह क्या करेगा? बॉडी का ब्लड प्रेशर थोड़े समय के लिए मेंटेन करता है, मतलब मैनेज करने का कोशिश करता है। तो एंजियोटेंसिन जो है बेसिकली एक प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो बहुत बड़ी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जो इनएक्टिव फॉर्म में लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होकर के हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। और यह एंजियोटेंसिन जरूरत पड़ने पर टेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 जो उससे थोड़ी छोटी होती है एंजियोटेंसिनोजन से, इसलिए इसको फंक्शनल फॉर्म नहीं माना जाता है, और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पहले एंजियोटेंसिनोजन है, फिर वो जब एक्टिवेट होगा तो एंजियोटेंसिन 1 में एक्टिवेट बदलेगा, और फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो सबसे छोटी 8 पॉलीपेप्टाइड जो है अमीनो एसिड की एक चेन हो जाती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2, जो कि एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। और यह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा फॉर ADH के सिंथेसिस के लिए।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइपोटोनिक कंडीशन है, और इसके कारण कह सकते हैं कि अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो साथ ही साथ क्या होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है ज्यादा होगा, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और साथ ही साथ जो है इंड्यूस, और ये सब क्या करता है, ये सब इंड्यूस करता है एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एंजियोटेंसिन 2 के एक्टिवेशन को ये ट्रिगर कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर से बनता है, यह इनएक्टिव फॉर्म होता है, इससे बनता है एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 को टेंसिन 2 में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। अगर ये सारा प्रोसेस हुआ और हमारा एडीएच जो है सिंथेसिस ट्रिगर हो गया, मतलब हो गया, बढ़ गया, तो यह एडीएच जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग। ये नेफ्रॉन होती है हमारी बॉडी में, जो किडनी के यूनिट, फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के माध्यम से ही हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके कई पार्ट होते हैं, जिसमें लास्ट वाले को, नेफ्रॉन का फिलहाल ये पार्ट तो नहीं होता है, लेकिन लास्ट जिसमें जो है यूरिन डिस्चार्ज मतलब कलेक्ट किया जाता है, उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसके पहले ये होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनली कहते हैं। हेनली, इसके दो पार्ट होते हैं, जो है डिसेंडिंग पार्ट होता है और असेंडिंग पार्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, और ये हमारा जो है मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसको बाउमैन कैप्सूल भी कहते हैं, बाउमैन्स मैन जो है कैप्सूल भी के नाम से जानते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कैपिलरी आती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इस तरह से एक नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो जाएंगे, पहला पार्ट हमारा हो जाता है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट होता है बाउमैन कैप्सूल, तीसरा पार्ट हमारा जाता है पीसीटी, चौथा पार्ट हमारा जाता है लूप ऑफ हेनले, पांचवा पार्ट हमारा हो जाता है डीसीटी। तो ये एक नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, जबकि कलेक्टिंग डक्ट इसका पार्ट नहीं है। यह कलेक्ट करता है यूरिन फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है उसकी जो वॉल होती है, उसके पास दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। अंदर की तरफ मतलब ल्यूमेन साइड में जो है सेल होती है, जिसको कहते हैं एडल्यूमिनल सेल्स कहते हैं, और दूसरी ल्यूमेन के बाहर की साइड जो होती है उसको कहते हैं वेजोलेटरल सेल्स। मतलब हमने एक वेजोलेटरल सेल्स को मैग्नीफाई करके ये स्ट्रक्चर बनाया है, एक वेजोलेटरल सेल को मैग्नीफाई कर दिया है और बताया है कि कैसे ये फंक्शन पूरा सिग्नलिंग के थ्रू कैसे एडीएच काम करता है। यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा जो है वेजोलेटरल सेल्स है वो तो वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन एडल्यूमिनल सेल वाटर के लिए नॉर्मल कंडीशन में परमिएबल नहीं होता है। और हम जो है देखते हैं कि जो हमारा चाहे डीसीटी हो, चाहे हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट हो, यहाँ पे जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए सेल जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। किस कंडीशन में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन, अंडर जो है हार्मोन, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन डिपेंडेंट वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, वह प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी होता है। वैसे नॉर्मली हार्मोन का एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, लेकिन नॉर्मली वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, लेकिन हार्मोन डिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन सदैव याद रखना है कि प्रिंसिपल सेल से ही होता है। प्रिंसिपल सेल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, डीसीटी में पाई जाती हैं और कलेक्टिंग डक्ट में पाई जाती हैं। डीसीटी में हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ से एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में, उसके इफेक्ट में जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा जरूरत पड़ने पर, और कलेक्टिंग डक्ट से जो होता है एडीएच के थ्रू होता है। तो एडीएच कैसे काम करता है, एडीएच जैसे ही आएगा और इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, इसके रिसेप्टर का नाम है V2 रिसेप्टर, वैसोप्रेसिन रिसेप्टर 2 होता है। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर 2 से जैसे बाइंड करता है तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग शुरू हो जाता है।
इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का नाम है जीएसजी, स्टिमुलेटरी टाइप का है, जो है ट्राइमेरिक प्रोटीन को एक्टिवेट करने के साथ एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जिसका नाम है एडेनिलेट साइक्लेज। एडाइनिलेट साइक्लेज जो है जैसे एक्टिवेट हो जाएगा वैसे वो एटीपी को इस्तेमाल करके सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंड मैसेंजर होता है, सेकेंड मैसेंजर का निर्माण कर देता है। यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी सीएमपी है। सीएमपी क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। यह प्रोटीन काइनेज ए मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए मेटाबॉलिक एक्टिवेशन कर देता है जिससे बहुत सारी प्रोटीन बन जाती हैं, और यह प्रोटीन क्या करती हैं, पहले से स्टोर जो है एक्वापोरिन के चैनल्स को जो वेसिकल फॉर्म में होते हैं उनको ये क्या करती हैं, बस्ट करा के इस जो है एड ल्यूमिनल जो है सेल पर एक्सप्रेस करा दे रही है। जैसे देखिए ये एक्वापोरिन्स के चैनल है। याद रखना है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके लिए जो चैनल्स होते हैं उनको एक्वापोरिन कहते हैं। एक्वापोरिन के कुल 4 चैनल पाए जाते हैं। हम लोग देखेंगे एक्वापोरिन 1। एक्वापोरिन 1 कहाँ होता है, मैंने आपको लिखा है। एक्वापोरिन 1 कहाँ पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के आधार पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर कराता है। यहाँ पे किसी भी हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक्वापोरिन 1 जो कि कहां पे होता है, लूप ऑफ हेनले पे। दूसरा होता है एक्वापोरिन जो है 2। एक्वापोरिन जो 2 होता है यह जो है हार्मोन डिपेंडेंट होता है, और यह कहां पाया जाता है, एड ल्यूमिनल जो है सेल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो एक्वापोरिन 2 दिखाया गया है, और ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जब वाटर की कमी होगी बॉडी में तभी हार्मोन्स के थ्रू ये एक्टिवेट किए जाते हैं, जिससे वाटर जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा और फिर वो बेसोलेटरल से होते हुए जाएगा। तो जब वाटर यहाँ से मूव करके जाता है बेसोलेटरल में आ जाएगा, तो हमारा अगला एक्वापोरिन जिसको कहते हैं एक्वापोरिन 3 एंड 4, एक्वापोरिन 3 एंड 4 जो होता है, और 4 जो होता है ये क्या करते हैं, बेसोलेटरल से, मतलब ये देख रहे हैं हम बेसोलेटरल, एक्वापोरिन 3 एंड 4 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, यह वाटर को इंटरस्टिशियम में ला देते हैं। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जहां से वाटर फिर से ब्लड में पहुंच जाता है। चूंकि जो सिग्नल है वो स्टिमुलस जो आया हुआ है वो लो ब्लड वॉल्यूम का आया है, कम पानी का आया हुआ है, ऐसी कंडीशन में वाटर को रीअब्सॉर्ब करके जब ब्लड में पहुंचा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी घट जाएगी, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी घट जाएगी, जिससे जो है जो कंडीशन है वो हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एडीएच जो है पहले रिसेप्टर से बाइंड किया और जीएस सिग्नलिंग करा दिया, जी स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग कराएगा बाय एक्टिवेशन ऑफ एडाइनिलेट साइक्लेज एंजाइम, और इंटर्न जो होता है एटीपी सीएमपी का निर्माण करता है जो कि सेकंड मैसेंजर है इन द बेसोलेटरल सेल्स, एंड देन प्रोटीन काइनेज ए जो है एक्टिवेट होगा जो कि मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट करेगा, और फिर यह फास्फोरिलेशन कर देता है वेसिकल का, जिससे इस पे प्रेजेंट जो है एक्वापोरिन के चैनल एड ल्यूमिनल स्पेस पे एक्सप्रेस हो जाते हैं सेल पे, और यह जो है ल्यूमेन से डीसीटी के ल्यूमेन से वाटर को अलाउ कर देते हैं बेसोलेटरल सेल में जाने के लिए। और जब बेसोलेटरल सेल में वाटर पहुंच जाता है तो यहाँ पे बेसोलेटरल सेल पे प्रेजेंट एक्वापोरिन 2 और 3 के चैनल्स के थ्रू वो पानी जो है वो वाटर इंटरस्टिशियम में आ जाता है, और इंटरस्टिशियम में से कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम अप हो जाता है, कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिले प्रोसेस है, यह बाद में होता है, इसमें टाइम लगता है, और अगर इमीडिएट जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हो तो इससे पहले दूसरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरी जो होती है, उस पर भी रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं वैसोप्रेसिन 1 का रिसेप्टर। वैसोप्रेसिन इसका नाम इसीलिए, दूसरा नाम इसका जो वैसोप्रेसिन पड़ा है इसी के कारण पड़ रहा है। जब ये जो है V1 रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा तब इसका नाम वैसोप्रेसिन होगा, जब यह V2 रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा तब यह एडीएच की तरह काम करेगा। तो ये क्या करता है कि जो V1 रिसेप्टर है जिसको वैसोप्रेसिन 1 रिसेप्टर कहते हैं, इससे वैसोप्रेसिन जुड़ता है, ज्वाइन करता है, और जैसे ही बाइंडिंग ऑफ वैसोप्रेसिन होता है वैसे ये क्या करता है, दूसरी सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर देता है। इस सिग्नलिंग का नाम है जीक्यू सिग्नलिंग।
जीक्यू सिग्नलिंग में बेसिकली क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। तो इसमें क्या स्टेप है, इसमें स्टेप है कि पहले जीक्यू सिग्नलिंग जब एक्टिवेट होगा तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देता है। फास्फोलाइपेज सी जो है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक लिपिड को तोड़ता है जिसका नाम है PIP2, और यह टूट करके IP3 मतलब इनोसिटाल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और DAG डाइएसिल ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। ये दोनों मिल करके जो है डाइएसिल ग्लिसरॉल जो होता है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देता है। DAG किसको एक्टिवेट करता है, PKC को एक्टिवेट करेगा, और IP3 जो होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराता है, और यह कैल्शियम कार्बोनिलिन से जुड़ करके मसल का कंट्रैक्शन करा देता है एंडोथेलियम का जो इस ब्लड कैपिलरी के पास है, जिससे जो है इसके कंट्रैक्शन के कारण इसका ल्यूमेन साइज घट जाएगा और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो ये इमीडिएट इफेक्ट में आता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, और ये जो है लेटर स्टेज में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा बाय इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम। तो इस तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलस इस बात का है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है या ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये पूरी प्रोसेस दोनों हो जाती है। पहले एडीएच, पहले जो है आपका वैसोप्रेसिन 1 रिसेप्टर के थ्रू जो है वैसोप्रेसिन काम करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर के थ्रू एडीएच काम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं कि एडीएच जो है, एडीएच अगर लो होगा तो क्या हो जाएगा, लो एडीएच कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एडीएच की मात्रा जब कम रहेगी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिससे वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन न होने के कारण वाटर यूरिन में जो है पास हो जाता है, जिसको पॉलीयूरिया या, और जब ज्यादा यूरिनेशन इंसान करेगा, पर्सन करेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको पॉलीडिप्सिया भी हो जाएगी, मतलब प्यास भी ज्यादा लगेगी। हाई जो है एडीएच की कंडीशन कब होती है, जब ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस हो जाए, ट्यूमर के हो जाए हाइपोथैलेमस में तो एडीएच ज्यादा बनने लगता है, या जो है सिरेब्रल जो है सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट मतलब कि एडीएच कंडीशन आ जाएगी। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो है ज्यादा एडीएच होने के कारण, लेवल ऑफ एडीएच ज्यादा होने के कारण बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और फिर वो कैपिलरीज ब्लड वेसल से ऊज आउट होगा, निकलेगा, और ब्रेन एरिया में अगर वो जाएगा तो ब्रेन को स्वेलिंग करा देता है, जिसको सेरेब्रम एडिमा कहते हैं, जो कि फेटल भी होता है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कि एडीएच हाई और लो कंडीशन में क्या होगा। एक और होता है एडीएच के लिए स्टिमुलस, अगर एडीएच कम और कैसे हो सकता है, एडीएच कम हो सकता है जब कोई एल्कोहलिक पर्सन होगा, पेशेंट होगा, अगर कोई एल्कोहल ड्रिंकर है तो उसका भी एडीएच बहुत लो हो जाता है, एडीएच लो कंसीडर किया गया है, माना गया है। तो दोस्तों आज हम जो है एडीएच और वैसोप्रेसिन के सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं, सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। तो इसको अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, चीजों को समझिए, कैसे एडीएच और वैसोप्रेसिन डिफरेंट है, कैसे इनके रिसेप्टर्स डिफरेंस है, ये पूछा जा चुका है, प्लस एल्कोहल के इफेक्ट में एडीएच का लेवल घटता है, ये भी पूछा जा चुका है सीएसआईआर के अंदर। तो इसको अच्छे से आप देखिए, समझिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपना कमेंट जो है कमेंट करिए, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम उसका आंसर प्रॉपर आपको दे पाए। और एक और जो है रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब आप भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाए, और हमको भी ये मदद होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इट विल हेल्प मी ऑल्सो। तो जो है एंड जो है आप उसको चैनल को लाइक करिए, जो है वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।